नमस्ते। आज हम भारतीय इतिहास के एक बहुत ही दिलचस्प और विशाल विश्लेषण पर चर्चा करने वाले हैं। अक्सर जब इतिहास की बात होती है तो दिमाग में बस तारीखें और राजा महाराजाओं की सूचियां आने लगती हैं, लेकिन आज हम भारत के इतिहास को इस तरह नहीं देखेंगे। दरअसल ये तो एक जीवंत और लगातार बुनी जा रही टेपेस्ट्री की तरह है, एक ऐसा ताना बाना जो हजारों सालों से बन रहा है और जिसका असर आज भी हमारी आधुनिक दुनिया पर साफ दिखाई देता है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस सफर की शुरुआत करते हैं। अब एक सवाल जो अक्सर मन में आता है, आखिर भारत की कहानी में ऐसा क्या है जो इसे दुनिया में सबसे अलग और अनूठा बनाता है? जरा सोचिए, एक ही भौगोलिक क्षेत्र ने 4500 से भी ज्यादा सालों तक इतनी सारी भाषाएं, अलग अलग धर्मों और विशाल साम्राज्यों के इतने गहरे संगम को कैसे संजोकर रखा? उत्तर के बर्फीले पहाड़ों से लेकर दक्षिण के समंदर तक ये जमीन हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख धर्म की जन्मस्थली रही है, और साथ ही इस्लाम, ईसाई और यहूदी धर्म का ऐतिहासिक मिलन बिंदु भी बनी। सच कहें तो यह विविधता ही इस उपमहाद्वीप की सबसे बड़ी ताकत रही है। इस पूरे ऐतिहासिक सफर को आसानी से समझने के लिए हमने इसे 5 अहम हिस्सों में बांटा है। पहला, प्राचीन जड़ें और मान्यताएं। दूसरा, साम्राज्य और स्वर्णिम युग। तीसरा, इस्लामी शासन के तहत समन्वय। चौथा, उपनिवेशवाद और स्वतंत्रता संघर्ष। और आखिर में एक आधुनिक लोकतंत्र का निर्माण। यही रोड मैप आज हमारा मार्गदर्शन करेगा। तो आइए अपने पहले युग से शुरुआत करते हैं, प्राचीन जड़ें और मान्यताएं। 2600 ईसा पूर्व के आसपास हड़प्पा और मोहनजोदारो जैसे दुनिया के सबसे पहले और उन्नत शहरों का निर्माण हुआ था। जरा कल्पना कीजिए, उन शहरों में पक्की ईंटों के घर, प्राइवेट कुएं और कमाल की भूमिगत जल निकासी व्यवस्था थी। लेकिन 1900 ईसा पूर्व आते आते ये शानदार शहर रहस्यमय तरीके से पतन की ओर चले गए। ऐसा क्यों हुआ? इतिहासकार आज भी इस पर बटे हुए हैं। कुछ का मानना है कि जलवायु परिवर्तन या भूकंप जैसे बड़े पर्यावरणीय बदलाव इसके जिम्मेदार थे, जबकि अन्य इसे आर्य प्रवासन या आक्रमण के सिद्धांत से जोड़ते हैं। ऐतिहासिक नजरिए से यह बहस आज भी जारी है। सिंधु घाटी के बाद वैदिक युग आया, जिसने समाज को जातियों में बांट दिया। लेकिन 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक इस कठोर व्यवस्था के खिलाफ असंतोष पनपने लगा, और इसी से जैन धर्म और बौद्ध धर्म जैसे नए आध्यात्मिक रास्तों का उदय हुआ। इन नए आंदोलनों ने बाहरी पूजा पाठ के बजाय अपने अंदर झांकने और धर्म की गहरी अवधारणा पर जोर दिया। यहाँ धर्म का मतलब है नैतिक कानून, अपना कर्तव्य निभाना और अहिंसा का पालन करना। इसी विचार ने आगे चलकर भारतीय सोच की एक बहुत मजबूत नींव रखी। और इसी के साथ हम पहुंचते हैं भाग 2 पर, साम्राज्य और स्वर्णिम युग। ये वो दौर था जब गहरे आध्यात्मिक ज्ञान का मिलन एक बहुत बड़ी और ताकतवर सत्ता से हुआ। मौर्य साम्राज्य के सम्राट अशोक की कहानी इतिहास की सबसे बड़ी मिसालों में से एक है। विनाशकारी कलिंग युद्ध के बाद, जिसमें बेहिसाब जानें गईं, अशोक पूरी तरह से बदल गए। उन्होंने हमेशा के लिए हथियार डाल दिए और अहिंसा तथा नैतिक शासन को अपना लिया। सोचिए, एक महाप्रतापी राजा ने चट्टानों और स्तंभों पर शिलालेख खुदवाकर पूरे एशिया में करुणा और शांति का संदेश फैलाया। ये राजनीति और आध्यात्मिकता का बिल्कुल अद्भुत संगम था। मौर्यों के बाद गुप्त साम्राज्य का उदय हुआ। इसे अक्सर भारत का स्वर्णिम युग कहा जाता है, और इसका कारण बिल्कुल साफ है। आज हम जिस गणित और विज्ञान पर गर्व करते हैं, उसकी नींव इसी दौर में रखी गई थी। शून्य का विचार, दशमलव प्रणाली का आविष्कार, आर्यभट्ट की कमाल की खगोलीय खोजें और सुश्रुत की वो उन्नत सर्जिकल तकनीकें, ये सब इसी काल की देन है। ये देखना वाकई हैरान करने वाला है कि उस समय का भारत आज की आधुनिक दुनिया से कितनी गहराई से जुड़ा हुआ था। लेकिन इतिहास सिर्फ उत्तर भारत की जमीन तक महदूद नहीं था। जहां उत्तर में गुप्त साम्राज्य अपनी सीमाएं फैला रहा था, वहीं दक्षिण में चोल जैसे साम्राज्यों ने समुंदर पर अपनी बादशाहत कायम की। चोलों के पास एक बहुत ही ताकतवर नौसेना थी। उन्होंने बृहदेश्वर जैसे गगनचुंबी मंदिर बनवाए और पूरे हिंद महासागर के व्यापार पर अपना दबदबा बनाया। दिलचस्प बात यह है कि इसी दौरान दक्षिण में भक्ति आंदोलन भी फला फूला, जिसने कर्मकांडों को किनारे कर ईश्वर के प्रति सीधे और व्यक्तिगत प्रेम पर सबसे ज्यादा जोर दिया। चलिए अब तीसरे अहम पड़ाव की ओर बढ़ते हैं, इस्लामी शासन के तहत समन्वय। साल 1206 में दिल्ली सल्तनत की स्थापना के साथ मध्ययुगीन काल की शुरुआत हुई। इस युग की सबसे खूबसूरत बात यह थी कि यहाँ संस्कृतियों का एक शानदार मिलन हो रहा था। स्थानीय भारतीय परंपराओं का फारसी संस्कृति और इस्लामी वास्तुकला के साथ ऐसा संगम हुआ जो पहले कभी नहीं देखा गया।
कुतुब मीनार जैसी शानदार इमारतें बनना और उर्दू जैसी बिल्कुल नई भाषा का जन्म होना इसी की मिसाल है। और इस बीच सूफी संतों ने तो कमाल ही कर दिया। उन्होंने प्रेम और सहिष्णुता के संदेश से अलग अलग समुदायों को जोड़ने वाले एक मजबूत पुल का काम किया। यह सांस्कृतिक समन्वय मुगल काल में अपने चरम पर पहुंच गया। इस दौर को समझने के लिए दो अलग अलग दृष्टिकोणों को देखना जरूरी है। एक तरफ सम्राट अकबर थे, जिनकी धार्मिक सहिष्णुता की नीतियों और मनसबदारी प्रणाली ने साम्राज्य को स्थिरता दी और कला को खूब बढ़ावा दिया। वहीं दूसरी ओर बाद के वर्षों में औरंगजेब का शासन रहा, जिसकी सख्त धार्मिक कट्टरता और गैर मुस्लिमों पर जजिया कर लगाने की नीतियों ने साम्राज्य को आर्थिक रूप से कमजोर किया। इसी वजह से मराठों और सिखों जैसे समूहों की तरफ से कड़ा और लंबा प्रतिरोध देखने को मिला। अब हम आते हैं भाग 4 पर, उपनिवेशवाद और स्वतंत्रता संग्राम। 1757 के प्लासी के युद्ध के साथ ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपने पैर जमा लिए, और सच कहे तो इसके बाद सब कुछ बदल गया। अंग्रेजों के आने से पारंपरिक कृषि व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई, स्थानीय कारीगरों के काम छिन गए, जिससे एक तरह का भारी औद्योगिकरण का पतन हुआ। हालांकि इसी दौरान रेलवे और टेलीग्राफ जैसी नई आधुनिक चीजें भी आईं, लेकिन अंग्रेजों की नीतियों ने समाज में जाति और धर्म की खाई को और भी गहरा कर दिया। इन सब के चलते लोगों का गुस्सा फूटा और 1857 का वो ऐतिहासिक विद्रोह हुआ, जिसमें मंगल पांडे और रानी लक्ष्मीबाई जैसे लोगों ने आगे बढ़कर नेतृत्व किया। पहले विद्रोह के कई दशकों बाद स्वतंत्रता संग्राम ने एक बिल्कुल नया और अप्रत्याशित मोड़ लिया। 1915 में जब महात्मा गांधी भारत लौटे तो वे अपने साथ प्रतिरोध का ऐसा हथियार लाए जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी, सत्याग्रह। इसका शाब्दिक अर्थ है सत्य का आग्रह। यह अन्यायपूर्ण कानूनों के खिलाफ शांतिपूर्ण सविनय अवज्ञा का एक ऐसा तरीका था जिसने सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के नागरिक अधिकार आंदोलनों की परिभाषा ही बदल कर रख दी। आज़ादी की ये लड़ाई रातों रात नहीं जीती गई, इसे कई पीढ़ियों ने लड़ा। 1857 के विद्रोह से जो चिंगारी उठी वो 1905 के स्वदेशी आंदोलन, 1930 के गांधी जी के दांडी मार्च और 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन तक एक धधकती आग बन गई। इस संघर्ष में कई अलग अलग रास्ते भी शामिल थे, चाहे वो सुभाष चंद्र बोस का सशस्त्र संघर्ष हो, जवाहरलाल नेहरू का धर्मनिरपेक्ष नजरिया हो या डॉक्टर BR अंबेडकर का सामाजिक न्याय के लिए खड़ा होना। इन सभी ने मिलकर इस आंदोलन को उसकी मंजिल तक पहुंचाया। 15 अगस्त 1947 को आखिरकार आज़ादी मिल तो गई, लेकिन इसकी कीमत बहुत भारी चुकानी पड़ी। 10 से 15 मिलियन, जी हां, 1 से 1.5 करोड़ लोग, ये उन लोगों की संख्या है जिन्हें विभाजन के दौरान अपना घर-बार छोड़ना पड़ा। इतिहास के सबसे बड़े और दर्दनाक विस्थापन ने भयानक हिंसा और ऐसा आघात दिया जिसने उपमहाद्वीप की राजनीति और समाज को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। और अब हमारा आखिरी पड़ाव, भाग 5, एक आधुनिक लोकतंत्र का निर्माण। आज़ादी के बाद एक नए धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक संविधान के साथ देश को फिर से खड़ा करने का एक बहुत बड़ा काम शुरू हुआ। भारत की अर्थव्यवस्था का सफर एक पेंडुलम की तरह रहा है। 1947 के बाद नेहरूवादी समाजवाद का दौर था, जहां सारा जोर आत्मनिर्भरता और सरकारी कंपनियों पर था। लेकिन फिर 1991 के गंभीर आर्थिक संकट ने सब कुछ पलट दिया। देश को उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की राह पकड़नी पड़ी। इसके नतीजे में एक विशाल IT बूम आया, भारतीय शहर ग्लोबल टेक हब बन गए और एक नए मध्यम वर्ग ने जन्म लिया। अर्थव्यवस्था के साथ साथ राजनीति में भी बहुत उथल-पुथल रही है। 1975 से 77 तक इंदिरा गांधी द्वारा लगाया गया आपातकाल एक ऐसा समय था जब नागरिक स्वतंत्रताओं पर रोक लगा दी गई थी। ये लोकतंत्र और राज्य की ताकत के बीच एक सीधा टकराव था। इसके बाद के दशकों में हमने क्षेत्रीय पार्टियों के गठबंधनों को मजबूत होते देखा और आधुनिक युग में भारतीय जनता पार्टी की हिंदुत्व विचारधारा यानी हिंदू सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के उभार ने आज की चुनावी राजनीति की दिशा तय की है। आज का भारत देखा जाए तो कई विरोधाभासों से भरा हुआ है। एक तरफ हमारे पास तेजी से बढ़ती तकनीक और दुनिया का सबसे जीवंत डिजिटल लोकतंत्र है, तो वहीं दूसरी तरफ जाति, गरीबी और असमानता जैसी जमीनी सच्चाइयों पर गंभीर बहसें आज भी जारी हैं। औद्योगिकरण की कीमत पर्यावरण को भी चुकानी पड़ रही है, जिससे लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। ये एक ऐसा सभ्यता राज्य है जो अपनी तकनीकी उड़ान और सामाजिक न्याय की गहरी जड़ों के बीच एक सही संतुलन खोजने की लगातार कोशिश कर रहा है। तो हमारा ये ऐतिहासिक विश्लेषण यहीं संपन्न होता है।
लेकिन जाते जाते एक बड़ा सवाल पीछे छूट जाता है। इस इतनी प्राचीन और विविधताओं से भरी विरासत को समझने से क्या हमें हमारे वैश्विक भविष्य के लिए कोई रास्ता मिल सकता है? भारत का इतिहास सिर्फ गुजरे हुए कल की कहानी नहीं है। यह मुश्किलों में ढलने, कुछ नया रचने और हर बार उठ खड़े होने का एक जीता जागता सबूत है। शायद इस ऐतिहासिक टेपेस्ट्री में जो समन्वय और सहिष्णुता बुनी गई है, वह न केवल भारत के लिए बल्कि पूरी दुनिया को एक बेहतर कल की ओर ले जाने के लिए एक पुल का काम कर सकती है। इस चर्चा में साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।